नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव सांगवान। मैं हरियाणा चरखी दादरी से बिलोंग करता हूं और मैं एक करियर एक्सपर्ट हूं। आज मैं आपके सामने फायर से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं उन सब के बारे में बताना चाहूँगा और उनके लगने के जो क्राइटेरिया होते हैं उन सब के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फायर में कौन सी जॉब्स होती है। फायर के अंदर सबसे छोटी जॉब जो होती है, जो सबसे नीचे की जो पोस्ट बोली जाती है फायरमैन, वो होती है फायरमैन। फायरमैन से जब बंदा कुछ टाइम फायरमैन में जॉब करता है उसके बाद उसका प्रमोशन होता है, तो उस प्रमोशन के बाद उसको जॉब मिलते हैं, उसको बोलते हैं लीडिंग फायरमैन। इन सब के बाद जो कुछ प्रमोशन के जरिए और कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए जो लिए जाते हैं उनको बोलते हैं एसओ, जो सब ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। इन सब के बाद होता है एफएसओ, फायर स्टेशन ऑफिसर। अच्छा, इनसे ऊपर होता है एडीओ। उसके बाद की जो पोस्ट है, कहीं जगह डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है तो कई जगह है उसको, जिस तरह की दिल्ली सरकार की हम बात करें तो एडीओ के बाद डीओ होता है, डीओ के बाद डिप्टी होता है, डिप्टी के बाद चीफ होता है। ऐसे बहुत सारे डेजिनेशंस हैं। इन सब के लिए जब आप फायर की जॉब में जाना चाहते हो तो फायर की जॉब में जाने के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 42 साल है। इसे बहुत सारी जगह पे जो टेस्ट के जरिए सिलेक्शन होता है, लेकिन बहुत सारी जगह इंटरव्यू भी होता है। तो आपको इंटरव्यू की क्लासेस भी लेनी चाहिए। और इंटरव्यू की क्लासेस, मेरा मानना ये है कि अगर आप इंटरव्यू की क्लासेस के साथ साथ अगर आप पीडी की क्लासेस भी ले तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि जहाँ भी आप जाओगे सबसे पहले चीज़ आपके सामने यही क्वेश्चन होगा कि आग क्या होती है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ, वो इस प्रकार है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है जब भी इंटरव्यू के लिए बच्चा जाता है कि उसके सामने आता है कि आग क्या होती है। आग बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। आग का एक ट्रायंगल जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। अगर तीनों चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो उसको आग बोलते हैं। ये तीनों चीज़ों के मिलने से आग लगती है। अच्छा, अगर हम इनमें से कोई भी एक चीज़ को हटा देते हैं तो उसमें आग नहीं लगती, उससे, क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती ना, इस वजह से वो आग नहीं लगती। अच्छा, आग के जो क्लासिफिकेशन है, ए क्लास आग, बी क्लास आग, सी, डी, ई, उसके बाद के जो। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे ए क्लास आग की। ए क्लास आग का जो सिंबल होता है वो होता है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का जो सिंबल होता है, ट्रायंगल ए क्लास आग के अंदर, ए क्लास आग जो लगती है वो लगती है सॉलिड की वजह से। जो सॉलिड में आग होती है, जैसे गत्ते में आग होगी, लकड़ी में आग होगी, इस तरह की जो आग लगती है वो ए क्लास फायर बोली जाती है। अच्छा, इनको बुझाने के लिए हमें वाटर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये तो थी ए क्लास आग। अब हम बात करें बी क्लास आग की। बी क्लास आग के अंदर होता है लिक्विड के अंदर जो आग लगती है वो बी क्लास आग होती है। लिक्विड जैसे पेट्रोल, डीजल, इनके अंदर जो आग लगती है वो बी क्लास आग होती है। बी क्लास को आग को बुझाने के लिए हमें फोम एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम उसके अंदर, फोम क्या करता है, जैसे आग लगी हुई है, हम उससे फोम एक्सटिंग्विशर को अगर हम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो फोम है ना अपनी एक परत तैयार कर लेगा, जिसकी वजह से वो आग ज़्यादा स्प्रेड ना हो, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन, जो फोम की एक लेयर तैयार हो जाएगी, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो आगे फैलेगी नहीं। अच्छा, उसके बाद आती है सी क्लास आग। सी क्लास आग के अंदर जो आता है वो आता है जो आपकी गैस से आग जो होती है, जो गैस की आग होती है, जैसे एलपीजी में होगी, मीथेन में होगी, ब्यूटेन में होगी, जो बहुत सारी आग। तो उस टाइम क्या होता है कि गैस के अंदर आग लग गई तो हमें उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम उस टाइम क्या करते हैं, उस टाइम उसको बुझाने के लिए हमने CO2 सिलेंडर की आवश्यकता होती है। CO2 क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जब उस जहाँ पे आग लगी हुई है, जहाँ वहाँ CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ ना ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन का कट होने की वजह से वो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। तो हमें गैस की आग को बुझाने के लिए हमें CO2 गैस का ही यूज करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है मेटल की फायर। मेटल की फायर के अंदर जैसे कि केमिस्ट्री लैब में कई बच्चे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो वो एक मेटल की फायर होती है। मेटल की फायर को बंद करने के लिए, रोकने के लिए हमें DCP का यूज करना पड़ेगा। DCP क्या होता है, ड्राई केमिकल पाउडर, जो जिसको बोलते हैं, वो उसको कंट्रोल करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ई क्लास आग। ई क्लास आग क्या होती है, जो ये ई क्लास आग वो होती है, ई क्लास की आग के अंदर जो घर के अंदर जो बिजली नहीं होती, बिजली के अंदर जो आग होती है वो ई क्लास आग बोलती है। ई क्लास आग बेसिकली जो फायर, जो बिजली के अंदर अगर आग लगी है तो हम उसको CO2 से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम घर के अंदर अगर आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ हमें घर की मेन सप्लाई को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर अगर हम पानी डाल लेंगे तो वो आग ज़्यादा स्प्रेड होगी। तो हमें उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, उसको लाइट को काट के। उसके बाद हमें मतलब उसको, क्योंकि वो लाइट कट गई तो वो चीज़ सॉलिड हो जाएगी। सॉलिड होने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक घर के अंदर, किचन के अंदर होते हैं।
किचन के अंदर भी कई बार आग लग जाती है, तो उसके लिए एक अलग से सिलेंडर यूज किया जाता है जिसको वेट केमिकल के नाम से बोला जाता है। वेट केमिकल हमेशा किचन के लिए यूज होता है। बेसिकली इतनी टाइप की आग होती है। और जो इनका जो सिंबल था वो मैंने आपको बताया था, क्लास ए के लिए ट्रायंगल, और क्लास बी के लिए स्क्वायर होगा, क्लास सी के लिए आपको मतलब सर्कल होगा, और क्लास डी की जो आग होगी उसके अंदर एक स्टार बनता है, स्टार के लिए यूज होता है। तो ये सारे इनके सिंबल हैं। अच्छा, अब आप जब भी कहीं भी बैंक वगैरह में या कहीं भी अगर आप जाते हो, तो जिस तरह की अगर फायर ऑफिसर्स की बात करते हैं, अगर आप बात करते हो फायर ऑफिसर के लिए सपोज करो कि बैंक में ही किसी को फायर ऑफिसर लगना है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि बैंक में सबसे पहली चीज़ आग किस चीज़ से लगेगी। बैंक में जो बेसिकली आग लगती है वो लगेगी या तो ओवर हीटिंग से लगेगी, या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगेगी, या गलत वायरिंग की वजह से लगेगी। क्योंकि बैंक के अंदर कोई बीड़ी सिगरेट तो पीता नहीं है ना, वहाँ सॉलिड में आग, कागज़ वागज में आग लगने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि बैंक में आग इन्हीं चीज़ों से लगती है। अच्छा, फिर बैंक में आग लगी तो उस आग को बुझाएंगे। जब भी कहीं आग लगती है, कहीं भी लगो, किसी भी क्षेत्र में लगो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जहाँ भी आग लगती है सबसे ज़रूरी होता है कि जहाँ आग लगी है वहाँ से जो आदमी, जो पर्सन वहाँ अवेलेबल है, उन पर्सनों को सबसे पहले जान को बचाना ही एक फायरमैन या फायर ऑफिसर का काम है। सबसे पहले वहाँ जो भी पर्सन अवेलेबल हैं उनको वहाँ से साइड में करके, ताकि उनको सेफ पॉइंट पे पहुँचाया जाए। उसके बाद पैसा, सोना, चांदी, जो चीज़ें रखें, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स जो रखें, उनको अलग किया जाए, उसके बाद उस आग को बुझाया जा सकता है। अच्छा, बैंक के अंदर हम कौन सा सिलेंडर यूज करेंगे, कई बार इंट्रो में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। बैंक के अंदर हम CO2 सिलेंडर यूज करेंगे। अब पूछेंगे कि जी CO2 सिलेंडर यूज क्यों करेंगे, बैंक के अंदर तो आग लगी, वहाँ तो लकड़ी में भी आग और किसी चीज़। बैंक के अंदर हम CO2 सिलेंडर इसलिए यूज करेंगे क्योंकि बैंक के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। अगर उन सिस्टमों के ऊपर अगर हमने पानी मारा या पाउडर मारा है, या फिर और कोई चीज़ हम यूज कर रहे हैं, फोम मारा, तो उससे क्या होगा, वो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो उस सिस्टम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, CO2 है, CO2 ने वहाँ जहाँ मारा वहाँ का ऑक्सीजन उसने खत्म कर दी, तो वो चीज़ जैसे पहले थी सेम एज इट इज मिल जाएगी। तो बैंक के अंदर हमें CO2 सिलेंडर यूज करना चाहिए। अच्छा, इन सब के बाद जब एक फायर ऑफिसर है, एक फायर ऑफिसर जहाँ कहीं भी जाएगा, मेन काम क्या होता है, चाहिए वो घर की बिल्डिंग में हो। जैसे कि आपने इसमें जो फायर ऑफिसर्स की पोस्ट पे जाते हैं, जो SO वगैरह, कई बार क्या होता है कि जो बिल्डिंग को NOC वगैरह देनी होती है, उन चीज़ों के अंदर भी इन चीज़ों को देखते हैं। हम एग्जाम्पल बैंक का ही लेके चलते हैं। बैंक में क्या होगा, एक फायर ऑफिसर जाएगा, जाते वो वहाँ देखेगा कि वो वहाँ मतलब क्या क्या सिचुएशंस है। सबसे पहली चीज़ तो उसको सिलेंडर चेक करेगा, फिर वो देखेगा स्मोक डिटेक्टर कैसे हैं। अच्छा, जो स्मोक डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है लगभग 6 मीटर के आसपास। वो क्या करता है, जैसे ही बैंक में कहीं से भी धुआं उठेगा तो वो स्मोक डिटेक्टर उसको कैच करेगा, और उस जो स्मोक डिटेक्टर बैंक में जो लगे होंगे ना, उनके जो एक सिरे से दूसरे सिरे की जो लंबाई चौड़ाई होगी, तो वो 6 मीटर का उनका दायरा होता है स्मोक डिटेक्टर का। अच्छा, स्मोक डिटेक्टर ने तो स्मोक कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ साथ हमें ना स्प्रिंकलर सेट करने पड़ते हैं। स्प्रिंकलर की जो मतलब विड्थ होती है वो कितनी होनी चाहिए, एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर के बीच की जो दूरी है वो लगभग 3 मीटर की होनी चाहिए। दोनों स्प्रिंकलर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर होनी चाहिए। अच्छा, स्प्रिंकलर क्या करते हैं, और स्प्रिंकलर के मैं आपको बताता हूँ, स्प्रिंकलर के जो कलर कोडिंग बहुत मायने रखते हैं। कई बार क्या होता है, 57 डिग्री का जो स्प्रिंकलर लगाया जाता है कि अगर कमरे का टेम्परेचर 57 डिग्री होगा तो स्प्रिंकलर अपने आप फट जाता है, और जहाँ से उसने धुआं जो स्मोक डिटेक्टर उसको स्मोक को डिटेक्ट करता है, तो वहाँ ना स्प्रिंकलर फूट के वहाँ पानी की बौछार स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 57 डिग्री टेम्परेचर वाले को हम उसको यूज नहीं करेंगे। ऑरेंज कलर का 57 डिग्री का होता है, रेड कलर का 68 डिग्री का होता है, 68 डिग्री का। हम 68 डिग्री का उसको यूज करेंगे बैंक के अंदर। कई बार क्या होता है कि गर्मी के मौसम में 57 डिग्री टेम्परेचर कई बार हो जाता है, थोड़ी बहुत हीटिंग और होगी तो टेम्परेचर 57 डिग्री इजिली हो जाएगा, लेकिन फिर वो बारिश कर देगा, तो उस चीज़ से भी दिक्कत है। तो इसलिए हमें वहाँ ना 68 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हमने जो स्प्रिंकलर सेट करना चाहिए वो 68 डिग्री टेम्परेचर का सेट करना चाहिए, जिसकी कलर कोडिंग रेड है। अच्छा, फिर जब भी ज़रूरत हो स्प्रिंकलर वहाँ से वो मतलब जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो स्प्रिंकलर उसको वो कर लेंगे। अच्छा, इन सब के बाद स्प्रिंकलर के बाद बैंक में, अच्छा हाँ, जब भी क्या होता है, बैंक जो एरिया है ना, उस एरिया के अंदर जो पब्लिक प्लेस है, जो बिजनेस बिल्डिंग है, बैंक हो गया, कोई भी मॉल हो गया, जो भी बिजनेस बिल्डिंग बनाई जाती है, बिजनेस बिल्डिंग के अंदर फायर लोड जो होता है कि एक पर्सन के लिए है ना, जो उस एरिया की हम कैपेसिटी निकालते हैं कि इस एरिया में कितने बंदों को एडजस्ट कर सकते हैं। बिजनेस बिल्डिंग के अंदर 10 स्क्वायर मीटर
एक आदमी के लिए जगह निर्धारित की जाती है कि अगर एक आदमी वहाँ आएगा तो उसके लिए 10 स्क्वायर मीटर, अगर वहाँ 100 आदमियों की भीड़ इकट्ठी करनी चाहिए तो कम से कम वहाँ 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, इन सब के बाद फिर क्या होता है, हम बैंक में एंट्री करते हैं तो बैंक के अंदर है ना सीढ़ियाँ होती हैं, तो हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो सीढ़ी लगी हुई है, क्या वो सीढ़ी मतलब उस सीढ़ी का साइज़ क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो बिजनेस बिल्डिंग के अंदर जो सीढ़ी लगी होती है उनकी विड्थ होती है 1.5 मीटर। अच्छा, जो सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी की विड्थ, स्टेयर्स की जो विड्थ होगी वो 1.5 मीटर होगी। फिर क्या होता है, स्टेयर के ऊपर जैसे कि पैर रखने होते हैं, क्योंकि कई बुजुर्ग आदमी बैंक में जाते हैं तो उसमें हमें क्या देखना चाहिए कि इसके साथ साथ जो उसका राइजर होता है स्टेयर का, उस राइजर की ऊंचाई भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि घरों के अंदर हम मोस्टली 190 mm की सीढ़ियाँ बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सीढ़ियाँ हमें बनानी चाहिए वो बनानी चाहिए हमें लगभग 150 mm की सीढ़ियाँ। अच्छा, इसके बाद हम आगे जाते हैं, जो राइजर मतलब जिसको हम राइजर की तो हाइट होगी, एक और होता है जिसको हम फुट रेस्ट बोलते हैं, जाके हमारा पैर रखा जाता है, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए लगभग 300 mm है। बिजनेस बिल्डिंग के अंदर 300 mm होनी चाहिए, अगर घर की बिल्डिंग की बात करें तो 250 mm होनी चाहिए। अच्छा, उसके हाँ, फिर क्या होता है कि जो एक फ्लाइट होती है, जैसे हम चढ़ते हैं ना तो सीढ़ियाँ बनती हैं, तो एक फ्लाइट के अंदर है ना मैक्सिमम 12 पैड़ी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कई जगह हमने रैंप देखे हैं, रैंप में क्या होता है कि एक जगह से ना दूसरे जगह पे ओरिजेंटल अगर हमें जाना है तो रैंप की जो ऊंचाई होती है ना वो होनी चाहिए कि 1:20 का लगभग 5% है रेशियो होना चाहिए। और स्टेयर केस के अंदर जो रैंप बनता है उसकी जो डायमेंशंस होती है वो 1:12 होती है, 1:12 होती है, और जिसकी वजह से 1:12 के लगभग 8.5% बनता है। तो ये चीज़ें भी बैंक के अंदर मैटर करती हैं। अच्छा, एक टाइम टू टाइम है ना, जो भी वहाँ बैंक मैनेजर्स हो या जो भी है, वो बैंक के अंदर है ना सिस्टम का काम बहुत होता है, जैसे कि मेन सर्वर का काम होगा, सर्वर को कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब सर्वर में आग लग जाए तो उसमें ना टाइम टू टाइम उनके जो भी लीकेज होने के जो चांसेज है ना उनको कंट्रोल कर लेना चाहिए। जैसे कि मेन काम होता है मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो जो वायरिंग वगैरह है ना उनको टाइम टू टाइम चेक करता रहना चाहिए और प्रॉपर वायरिंग को मतलब उसको टेप वगैरह से उसको सील कर देना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इस वजह से। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ और मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको मतलब इंटरव्यू के लिए है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल नॉलेज ही हो, तो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ कोई भी कंपनी आपको जब सिलेक्ट करेगी ना तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखती है। सबसे पहली चीज़ तो वो आपकी ईमानदारी देखती है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ईमानदार हैं या नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर वो ये देखती है कि ईमानदारी के साथ साथ वो ये देखती है कि ये बंदा मेरे पास ऑनेस्ट मतलब मेरे पास रुक सकता है या नहीं रुक सकता है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, किस बंदे को हम कहीं भेजेंगे तो क्या ये हमारे काम को अच्छा कर पाएगा या नहीं पाएगा। लेकिन ये मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को टेक्निकल नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन उनको टेक्निकल नॉलेज होने के साथ साथ उनको जो पर्सनली जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना तो उनको इंटरव्यू देना आता। जब मेरे पास भी बहुत सारे बंदे आते हैं इंटरव्यू के लिए, मैं देखता हूँ उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होता कि वो इंटरव्यूअर के सामने बिल्कुल मतलब बैठ सके, उनको बैठने का ही नहीं पता होता। सबसे पहली चीज़, जिस तरह की बच्चा आता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको बैठना कैसे अपनी चेयर के ऊपर, बैठने के बाद फिर उसको विश कैसे करना है उसको यही नहीं पता। कई बार मैं देखता हूँ कि मैं बच्चे को बोलता हूँ कि यहाँ बेटा आप बैठो, तो बैठने के लिए उसको यही नहीं पता होता कि आप चेयर पर बैठ कैसे रहे हो, अगले बंदे से आपको बात क्या करनी है, अगले बंदे के क्वेश्चनों को ध्यान नहीं देते। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप जहाँ भी जाते हो अपने इंट्रो के क्वेश्चनों को तैयार करके जाएं। मेरा मानना ये है कि अगर आप इसके लिए कहीं ना कहीं से पीडी क्लासेस ज्वाइन करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। कहीं से आपने पीडी क्लास ज्वाइन कर ली या फिर कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर ली, क्योंकि आपके पास जब आप इन चीज़ों को करते हो ना तो आपके अंदर आपके जो विचार हैं, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें सारी चीज़ों का पता है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठते हैं जिनको चीज़ों का पता भी है लेकिन वो हमारे सामने डिस्प्ले नहीं कर पाते उन चीज़ों को, क्योंकि उनके पास है ना उस टाइम जब हम पूछते हैं उस टाइम उनके पास मैटर नहीं होता और वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। और इन चीज़ों को भूलने वाली चीज़ों को अगर हमें निकाल के लेके आना है तो तब तक हमने उन चीज़ों के बारे में, उन क्वेश्चनों के बारे में जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। और ये चीज़ें पीडी क्लासेज के अंदर ही सिखाई जाती हैं कि इंटरव्यू के लिए कैसे क्वेश्चन की तैयारी करनी है, इंटरव्यूअर के सामने आपने कैसे बैठना है, आपने किन किन क्वेश्चनों का जवाब देना है। अगर बेसिकली हम उनसे पूछे ना कि जी आप इंट्रो दो, तो 100 में से 70% तो ऐसे आते हैं जिनको इंट्रो तक देना नहीं आता कि इंट्रो में उनको बताना क्या है।
अच्छा, हम उनसे फिर बार बार क्वेश्चन कर, हम बेसिकली कोई भी इंटरव्यू है, मैं हूँ या कोई भी है, हम बेसिकली टेक्निकल राउंड के ऊपर बाद में जाते हैं। हम पहले चीज़ें उनके उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसको नॉलेज, मतलब उसको व्यवहारिक नॉलेज कितनी है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों को तो हम सिखा सकते हैं, लेकिन जो उसको व्यवहारिक नॉलेज है उन चीज़ों को तो हम नहीं सिखा सकते। तो इसलिए बेटर ये है कि कहीं भी जॉब पे जाने से पहले कहीं ना कहीं अपने पीडी क्लासेस ज्वाइन करें। पीडी क्लासेस के साथ साथ अपने कहीं ना कहीं इंट्रो सेशन जो इंट्रो वगैरह लेते हैं वहाँ इनको ज्वाइन करें है किसी। और एक चीज़ और है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खराब टीचर, खराब बच्चा जो होता है ना वो अपना अपना फ्यूचर बर्बाद करता है, लेकिन जो खराब टीचर होता है वो बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करता है। इसलिए आपको जो सिलेक्शन करना चाहिए वो अच्छे टीचर का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर अच्छे टीचर का सिलेक्शन नहीं किया ना तो आपका टाइम तो खराब हुआ ही हुआ, टाइम के साथ साथ है पैसा भी खराब हुआ, आपका टाइम भी खराब हुआ, और जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो ना वो जॉब में भी आप सक्सेस नहीं होगे। इसलिए जहाँ कहीं भी जाओ अच्छे टीचर का चयन करो है, जिस टीचर्स को लोग जानते हैं उन टीचरों से आप बात करो है। थैंक यू। अगर और किसी बात को कोई भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो हम आगे फिर मिलेंगे आपसे। बाय।